चलिए, सवाल सब बन गया। हाँ, ऑप्शन गलत है। चलिए, एक थोड़ा सा अगर अगर आपको सही करवाना है तो ऑप्शन में आपको सही कराने, मेरे पास सही कराने के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा, एंगल एन बराबर एंगल ओ है। एन की जगह एंगल एंगल लगा दीजिएगा उसमें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा, 12% का वृद्धि नहीं है ऊंचाई में, 125% का वृद्धि उसको कर लीजिएगा। 125% का वृद्धि, क्या कि 12% पे बनाइएगा तो वृद्धि होगा ही नहीं। यही दो करेक्शन है, और बाकी तो हमें नहीं लग रहा है कि कहीं करेक्शन है। बाईस का 11, 3, 8, 10। चलिए ना, अब ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है, ये आपका दिया गया भिन्न है, इसमें आपका कौन सा भिन्न बड़ा है ये पूछा है। अब बताइए तो, सभी के बीच का अंतर, अंश और हर के बीच का अंतर समान है कि नहीं? कितना कितना अंतर है? एक एक का अंतर है। तो अगर दिए गए भिन्न के अंश और हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा, अंश जिसका बड़ा होगा वही भिन्न आपकी बड़ी होगी। ये कब होगा? जब अंश और भिन्न का अंतर समान होगा, तब का बात। जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटा होगा। कौन सा ऑप्शन तब हो जाएगा? 15/16। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, आपको समांतर श्रेणी में क्या होता है कि सभी के बीच का अंतर जो होता है वह समान, सभी पद के बीच का अंतर समान। तो यहां से आप बताइए कि ये 3 है, 3 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 18, 18 के बाद 23। तो कितना कितना का अंतर आपको दिख रहा है? 5-5 का अंतर दिख रहा है कि नहीं? यानी कि डिफरेंस आपको दिया हुआ है कितना? 5। और समांतर श्रेणी में पहले वाले टर्म को ए से डिनोट करते हैं, तो ए आपको दिया हुआ है क्या? 3। इस तरह से आपको 50वां पद पूछा है। यानी कि 50वां पद कहने का मतलब क्या? टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? एनवा पद है तो ए इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये प्लस है ना। तो कौन सा एन का वैल्यू कितना ले लेंगे? यहां पर 50वां पद बोला है, तो यानी कि टी 50 आपको निकालना है। ये तो सीधे फार्मूला का बात है। ए कितना दिया हुआ है? 3 प्लस एन आपका कितना है? 50 है। तो 50 में से 1 घटा दीजिएगा, 49। 49 गुने 5, डी 5 है। ये गुना करके कितना होगा? 9 5 45, 5 के 20, 4 24, और 245 में 3 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 248। यानी कि T50 आपका कितना हो जाएगा? 248। तो फॉर्मूला अगर याद है तो आपके लिए सवाल में कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका शेषफल का रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है ना। जब पूर्णांक को 9 से n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है।
तो संख्या n से कितना गुना हो गया, 12 गुना 12n हो गया, तो उसको 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो क्या करते थे, शेषफल को ही संख्या जितना गुना से बढ़ता है शेषफल को ही उतना गुना से बढ़ा दीजिए। तो संख्या 12 गुना बढ़ रहा है तो शेषफल 12 गुना बढ़ा दीजिए, तो 4 गुने 12, और कितना से विभाजित करना है, 9 से विभाजित। तो 48 में 9 से भाग दीजिएगा, 9 पचे 45, रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये सब सवाल में तो खैर पेन उठने की जरूरत है नहीं। अब देखिए ध्यान से क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर आपको दिया हुआ है 18, यानी कि अगर एक संख्या x मान ले और दूसरी संख्या y मान ले तो दोनों का अंतर आपको कितना दिया हुआ है, 18। यदि उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्ग, यानी कि पहले x संख्या है तो इसका वर्ग लीजिए, y दूसरी संख्या है तो इसका वर्ग लीजिए, और इसका अंतर आपको दिया हुआ है कितना, 360। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये 360 के बराबर। आप बताइए यहां पर इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 18, तो ये 18 यहां पुट कर दीजिएगा, तो x प्लस वाई इंटू 18 बराबर 360, तो ये कटेगा कितनी बार में, 20 बार में, यानी कि x प्लस वाई जो आ गया आपका कितना, 20। तो यहां से आपसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन हो सकती है, x ही ना, कहे कि इसी में से घटा रहे हैं, तो बड़ा में से ही हमेशा घटाया जाता है। तो बड़ा संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, भागा 2 कर देते हैं, तो 20 18 38, अब बटे में 2, कितना हो गया, 19। बड़ी संख्या आपका 19, सही है ना। चलिए बहुत अच्छा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा अगर लगातार टेस्ट देते रहिएगा ना, तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। थोड़ा सा फुल एनर्जी के साथ एकदम टेस्ट दीजिएगा, मतलब कि भूखे पेट नहीं, खाओ के बढ़िया से। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, पानी सब कुछ तो है, ये है बाव लीजिए, मतलब सब कुछ कहिएगा कि थोड़ा देर के बाद बेड का भी व्यवस्था सर करवा दीजिए, नींद लगेगा तो सो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, बी डी कौन सा सही है, डी। आप देखिएगा जब भी इस तरह का सवाल दिया रहे, यानी कि 8 माइनस 2 रूट 15 का किसके बराबर है, यानी कि इसका वर्गमूल पूछा है आपसे, तो जब भी दो टर्म में आपका वर्गमूल के अंदर हो, बीच में प्लस या माइनस हो, तो जरूर ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। तो यहां बीच में माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो आप सेकेंड टर्म को इस तरह से तोड़िए कि ये 2ab में आपको दिखे, तो यहां पर पहला 2ab में तो 2 आएगा ही आएगा। अब रूट 15 को 2 पार्ट में, ऐसा 2 पार्ट में तोड़िए कि गुना करने पर आपको रूट 15 दिखे और उसका स्क्वायर का योग करने पर 8 दिखे, तो यानी कि रूट 5 और रूट 3 लिख सकते हैं। तो रूट 5 का स्क्वायर कितना, 5, और रूट 3 का स्क्वायर कितना, 3, 5 3 8 हो गया। यानी कि देखिए पूरा डिटेल में आपको लिख देते हैं। 8 को आप लिख सकते हैं रूट अंडर 5 का स्क्वायर, अब प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 8 हो गया। ये कहां से आया, यहीं से लिए, और ये माइनस क्या हो गया, 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3, ठीक है। अब देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है कि नहीं, यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर है। अंडर रूट हटाइएगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बच गया, रूट 5 माइनस रूट 3 बच गया। ऑप्शन नंबर ऐसे भी ऐसे सवाल को अगर कभी ऑप्शन से बनाना रहे तो आप क्या कीजिए, देखिए माइनस है तो माइनस वाला ही आएगा, और दोनों का स्क्वायर का योग जो होना चाहिए इस संख्या के बराबर होना चाहिए। तो रूट 5 का स्क्वायर कितना, 5,
और √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 5 3 8। देखिएगा यहां पर नहीं है, 25 + 3 कीजिएगा तो 28 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 ना, √3 का स्क्वायर 3, 28 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा 9 + 5 14 हो जाएगा। इसमें तो बीच में प्लस है तो ये होगा ही नहीं, यहां माइनस है तो माइनस ही आएगा, इसलिए बाय ऑप्शन ये कर लेंगे ना, है कि नहीं। तो सारा तर्कस आपके कमान में होना चाहिए, तीर सारा तरह का तीर होना चाहिए। सी। अब तो ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है कि नहीं। सिंप्लीफिकेशन आप देखिएगा, ये पूर्णांक को तोड़ सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया 3 × 2 6, 6 + 1 7 हो गया। ठीक है, 7/2 प्लस, आप बताइए इसको पूर्णांक को तोड़िए, 7 × 14 14 5 19, 19/7, इसमें गुना y है तो 19y हो गया ना। ये माइनस है। अब देखिए पहले भागा का क्रिया हम लोग करते हैं, तो 1/2 अब भागा 2 है, तो 1/2 अब भागा का मतलब अगर गुना कर दीजिएगा ना, तो भागा को जैसे ही गुना में चेंज कीजिएगा तो जिसके पहले आपका भागा का साइन लगा हुआ है वह पलट जाता है। तो 2 के पहले आपका भागा का साइन लगा हुआ है तो भागा के जगह गुना कर दिए तो 2 पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। और इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो कितना 4 चौके 16, 1 17/4। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो गया, ये 1/4 हो गया, ये पूरा का पूरा 1/4 हो गया। ये आपका 19y/7 है। y का ही तो वैल्यू निकालना है। इधर आपका अब सब बाकी टर्म को जो y के से हट के है, मतलब जिसमें y नहीं है, बाकी टर्म को आप राइट हैंड साइड लेके चले जाइए। तो ये आपका कितना है 17/4, ये -1/4 है, तो माइनस जाके उधर क्या हो जाएगा +1/4, और ये 7/2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -7/4 हो जाएगा। आप बताइए इसका एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया, ये 17 हो गया, ये +1 हो गया, ये -7 हो गया। तो यह कितना हो गया आपका 19y/7 बराबर 17 1 18, 18 में से 7 गया 11/4, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कुछ तो कट नहीं रहा है ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो कितना होगा 19 चौके 76 y बराबर 77। तो y का मान कितना हो जाएगा 77/76। 7/2 है ना, हाँ बिल्कुल सही बोले। थोड़ा सा देखिए ध्यान हटा तो दुर्घटना घट गया, है ना। चलिए, है ना, 19y/7। आप बताइए ये 17/4 है, ये इधर जाके +1/4 हो जाएगा और ये -7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब कीजिए, ये आपका 4 हो गया, ये 17 हो गया, ये 1 हो गया और ये 14 हो गया। 14 ही हुआ ना, तो 18 - 14 कितना हो गया 4, 4/4 कितना 1 हो गया। तो 19y/7 बराबर 1 है, तो 19y बराबर कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा 7, तो y बराबर कितना है 7/19। ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर सी है। जिसके डिनोमिनेटर में क्या है 19 लाइएगा। अच्छा बटा में जाएगा तो जिसके बटे में 19 रहेगा, ये भी दिमाग लगा सकते हैं, सही बात है। लेकिन ये 1 आ रहा है तब ना, अगर 1 के अलावा कुछ आ जाता तब फिर क्या करते।
हाँ वो ठीक है, आपका बात हम समझ गए। ये सब अनुभव का चीज है ना। प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद ब खुद आपका दिमाग चलने लगेगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिएगा, कहता है कि दो प्राकृत संख्या x और y का योग है, ये योग 320 है और उनका महत्तम समावर्तक यानी कि HCF 20 है। यदि x ग्रेटर देन y है तो x और y के ऐसे कितने संभावित युग्म हैं। आपका संख्या जो होता है वह मौसौ के गुणज में होता है कि नहीं? मौसौ के गुणज में अगर आपका संख्या 20 है, मौसौ 20 है, HCF 20 है, तो संख्या भी आपका ये दोनों 20x और 20y होगा। तो यानी कि संख्या आपका क्या हो गया, 20x प्लस 20y। दोनों संख्या का योग कितने के बराबर, 320। यहां से अगर 20 कॉमन ले लीजिएगा तो ये x प्लस वाई आ गया और ये कितना हो जाएगा, 320 के बराबर। तो ये 16 बार में कटा। अब ध्यान से देखिएगा, x और y का ऐसा मान लीजिए कि जो 16 के बराबर हो, लेकिन x ग्रेटर देन y होना चाहिए, यानी कि y से बड़ा होना चाहिए। तो कभी भी HCF एलसीएम के सवाल में अगर आपको जोड़ा बनाने के लिए बोले तो हमेशा ऐसा जोड़ा बनाइएगा जिसका मौसौ 1 हो, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब बताइए, अगर हम y1 लें और x15 लें, दोनों को जोड़ के आपका हो जाएगा कि नहीं, ये 16 हो जाएगा। तो एक पेयर ये बन गया, लेकिन पेयर ये वैलिड तभी होगा जब दोनों के बीच का HCF 1 हो। तो 115 का HCF भी 1 है कि नहीं? आप कहिएगा कि सर 2 और 14 भी होना चाहिए, लेकिन 2 और 14 जोड़िएगा तो 16 तो हो जाएगा, लेकिन मौसौ 1 नहीं ना होगा, 2 हो जाएगा। तो 2 14 नहीं होगा। आप बताइए, अगर 3 ले लें और 13 ले लें तो एक पेयर ये बन जाएगा ना। उसके बाद ये हमेशा बड़ा होना चाहिए। उसके बाद 11 और 5 भी होगा। उसके बाद 9 और 7 भी होगा। 8 8 नहीं होगा। काय गो पेयर बन गया, 2 3 4, 4 गो पेयर है ना। तो ये इस तरह का सवाल एकदम आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब देखिएगा, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। एक परीक्षा में भाग लिया, 30 विद्यार्थी एक परीक्षा में भाग लेता है। 12 विद्यार्थी का प्राप्तांक औसत जो है 80 है, यानी कि टोटल 12 विद्यार्थी है जिसका औसत अंक जो है 80 है। ऐसा ऐसा काय गो विद्यार्थी है, 12 गो विद्यार्थी है। और शेष विद्यार्थियों का प्राप्तांक औसत कितना है, 75 है। 75 है। शेष विद्यार्थी कितना बचा हुआ था, 18। तो कक्षा के प्राप्तांक औसत ज्ञात कीजिए, यानी कि पूरे कक्षा का 30 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें एलिगेशन लगा दीजिएगा। अगर दोनों मिलाकर अगर आपको औसत निकालना है तो ये बीच वाला आएगा, और यह आपका एलिगेशन में क्या होता है, अगर बीच वाले से एक छोटा है तो दूसरा बड़ा होगा, यही ना होता है। और बड़ा में से छोटा घटा देते हैं। तो यहां पर जो रेशियो आएगा आपको विद्यार्थी की संख्या का रेशियो आएगा। तो इधर आपका कितना विद्यार्थी है, 12 विद्यार्थी है, और इधर कितना विद्यार्थी है, 18। अनुपात छोटे रूप में, तो 6 दूना 12 और 6 त्रिके 18। तो आप बताइए
कि 80 में से क्या घटाएं कि 3 हो जाए, और इसमें से 75, किसमें से 75 घटाएं कि 2 हो जाए। तो क्या यहां पर 77 पुट नहीं कर दीजिएगा, कर दीजिएगा कि नहीं? तो ये बीच वाला ही पूरे कक्षा का औसत निकल के आ गया, है ना। गुना भाग कीजिएगा, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट किया जाए। आज काफी कम स्टूडेंट आया जी, कुछ है क्या? चलिए देखिएगा, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% का वृद्धि किया जाता है तो उसके बिक्री में 20% का कमी आ जाती है। तो आय पर होने वाला शुद्ध प्रभाव क्या है, यह आपसे पूछा है। कितना का? 4% का कमी। लगता है सक्सेसिव फार्मूला आप लोग लगा दिए, बेसिक से बनाए। चलिए देखिएगा, सवाल देखिएगा क्या कहता है कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर रहे हैं। तो आप बताइए कि ये आपका शुरुआती मूल्य है और ये बाद वाला मूल्य है। ध्यान से देखते चलिएगा, वस्तु के मूल्य में क्या किए हैं आप? कितने का? 20% का वृद्धि किए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि शुरू में 5 है तो मूल्य बाद में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, कहता है उसके बिक्री में, यानी कि टोटल बिक्री जो है, ये बिक्री जो है उसमें 20% का कमी आ गया। कमी आने का मतलब क्या? 1/5, यानी कि शुरुआत में 5 बिक्री था तो 1 से कम हो गया, 4 हो गया। तो आय पर होने वाला शुद्ध प्रभाव, यानी कि या तो आय कमेगा या तो वृद्धि होगा। आप बताइए, एक वस्तु का मूल्य 5 रुपया है, हम टोटल का टोटल 5 रुपया बेचे, तो आपसे क्या टोटल कितना है? बिक्री 5 रुपया और मूल्य आपका 5 है, तो यह कितना हो गया? 25 हो गया। आप बताइए कि बाद में यह 6 है और ये 4 है, तो कितना हो गया? 24 हो गया, है ना। तो आप बताइए कि 25 से 24 हो गया तो कितना का कमी हुआ? 1 का कमी हुआ। तो प्रतिशत कमी नहीं निकल जाएगा? प्रतिशत कमी निकाल लीजिएगा, 1/25 गुना 100, है ना। 4%, 4% का कमी है। नेक्स्ट किया जाए। अब देखिए ये सवाल अच्छा है। पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 52% का वृद्धि होता है, यानी कि पहले आपका जो खरीदते थे, मान लीजिए शुरुआत में 100 रुपया में 1 लीटर का आप खरीदते हैं, 100 रुपया में 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं, तो 52% का वृद्धि होगा तो कितना में खरीदिएगा? 152 में खरीदिएगा। तो इसके खपत में देखिएगा, कीमत का हमेशा उल्टा होता है खपत, है ना। तो खपत में कितने प्रतिशत का कमी किया जाना चाहिए कि उस पर होने वाला व्यय में केवल 14% का वृद्धि हो। यानी कि हमारा खर्च करने का मकसद है कि हम 100 रुपया ही खर्च करते हैं, अब लेकिन वह 100 रुपया बढ़कर मूल्य 152 हो गया, तो हम सहमति दिए कि हमारा खर्च ज्यादा से ज्यादा हम 14% बढ़ा सकते हैं। तो अगर खर्च को 14% से बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका खर्च? 114। यानी कि आपका खपत का जो होगा कीमत का उल्टा होता है, यानी कि 152 को 114 के पास लेके चले जाइए, है ना। 14% का तो वृद्धि हो गया ना। अगर कोई वृद्धि ना होता
तो आप 152 को 100 में, है ना। तो आप क्या कहते कि 152 से 114 हो गया, कितना का कमी? 38 का कमी हो गया, है ना। तो प्रतिशत कमी खपत में कितना होगा? 38 का कमी हुआ टोटल 152 में, अगुना 100। 38 से कितनी बार में कटा? 4 बार में। और ये 25, कितना प्रतिशत हो गया? 25%। इस तरह का सवाल आपको बुक में भी दिया गया। काहे 100? 152 हो गया ना, उल्टा कर रहे हैं, कीमत का उल्टा होता है खपत, है ना। हमारा तो वृद्धि हो चुका है 152, हमको लेकिन 152 खर्च नहीं करना, हमको 114 ही खर्च करना। क्या हुआ? कितना मेहनत करवाइएगा जी। हो जाएगा। अरे देखिए, मैथ का रिवाइज होना बहुत जरूरी है। मैथ अगर रिवाइज नहीं होगा ना तो वो एकदम गोल होते चला जाएगा। रीजनिंग तुरंत आपका बैकअप में आ जाता है, लेकिन मैथ को बैकअप में लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए जरूरी है। देखिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है। अब बेईमानी से उसका बाट का उपयोग करता है। कहने का मतलब क्या? वो बोलता है कि हम अपने वस्तु पर 25% का लाभ लेंगे। तो आपको तो पता चल रहा है कि हम 25% का लाभ ले रहे हैं, लेकिन बेईमान दुकानदार है, वह नापने में कमी कर देता है। कितना का कमी कर देता है? 30% कमी, है ना। तो यानी कि 30% का कमी कर देता है। मान लीजिए ना, 1000 ग्राम का मूल्य जो है 1000 रुपया है। 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपया मान लिए। तो अगर हम बेच रहे हैं उसको कितना के लाभ पर? 25% के लाभ पर। आपको तो पता है कि हमको 1 किलो दे रहा है वो, तो 12% के लाभ पर वह 25% के लाभ पर बेच के दे रहा है। 25% के लाभ पर बेच रहा है, तो कितना में बेचा? इसका 25% निकाल लीजिए ना जी, 250, यानी कि 1250 में। लेकिन वह बेईमान दुकानदार करता क्या है? 30% कम तौलता है। यानी कि वह कितना 700 ग्राम ही आपको दिया। 700 ग्राम, 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपया, तो 700 ग्राम का मूल्य कितना? 700 रुपया। यानी कि 700 का चीज आपको 1250 में दे रहा है। देखिए कितना बड़का बेईमान, है ना। तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 700 का चीज 1250 में, लाभ यहां से बताइए कितना का हुआ? 550 का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य उसका कितना रहेगा? 700 ना। ये डबल जीरो कट गया, है ना। तो 7 से आप कर लीजिएगा, 7 7 49, 6 7 8 56, 78 पॉइंट आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। सही है ना। चलिए, बहुत अच्छा। ये सब सवाल अगर सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ये बहुत फेमस सवाल है, बेईमान दुकानदार का। चलिए नेक्स्ट करेंगे। एक व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत, यानी कि क्रय मूल्य जो है और लाभ प्रतिशत, ये आपस में क्या है? बराबर है। और माल को कितना में बेच दिया? 171 रुपया में बेच दिया। यानी कि एसपी आपको दिया हुआ है कितना?
171 रुपया। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। और आज एक तरीका आपको बता देते हैं, ऐसे सवाल को देखते के साथ बिना पेन उठाए आप आंसर कर दीजिएगा। कभी भी अगर आपको सवाल में दिया रहे कि क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान है, यानी कि अगर 90% का लाभ होता है तो 90 रुपया उसका क्रय मूल्य है। संख्यात्मक मान समान होने का यही मतलब हुआ। तो विक्रय मूल्य को ऐसे दो पार्ट में तोड़ लीजिए जिसको आपस में गुना करने पर ये 171 आ जाए और दोनों के बीच का गैप जो हो वह 10 हो, हमेशा 10 हो। तो आप बोलिए तो 19 नमा 171, 19 नमा 171, गैप 10 का है। छोटे वाले पार्ट में 10 से गुना कर दीजिए, यही आपका सीपी है। 90 रुपया या सीपी आ गया। कर लीजिएगा। छोटे वाले पार्ट में 10 से गुना कर देंगे। एक सवाल आप सब फटाक से आंसर कीजिएगा। तो यही सवाल है। एसपी अगर आपका 144 है, जल्दी से बताइएगा आंसर है? कितना से पहले दो पार्ट में तोड़िएगा। हाँ, 18 8 144 हुआ। 18 8 144 हो गया। छोटे पार्ट में 10 से गुना 80 हो गया। गलती नहीं कीजिएगा। 200 दे दिया तो 20 और 10, छोटे पार्ट में 10 से गुना 100। आप भूलिएगा नहीं ना। चलिए फिर कभी सवाल कर लेंगे आपको टेस्ट में। देखिएगा, 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, यह आपसे पूछा है। कितना प्रतिशत? 50%। जब भी आपको छूट का बात करे और लाभ का बात करे तो आपको ब्रह्मास्त्र बताए थे। ब्रह्मास्त्र क्या होता था? ये सीपी और एसपी एमपी का रेशियो। सीपी में क्या होता था कि छूट को घटा दीजिए 100 में से, तो 100 में से 22 घटा दिए तो कितना हुआ जी? 78 हो गया। और लाभ को एमपी में जोड़ दीजिए तो 100 + 17 कितना हो गया? लगातार तीसरे टेस्ट में ये सवाल दिए दिए है ना। आप बताइए कि एक छोटा भी होगा, नहीं छोटा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए कितना से बढ़ रहा है क्रय मूल्य? अपने अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना बढ़ रहा है? 39 से बढ़ रहा है। 39 से बढ़ रहा है तो प्रतिशत वृद्धि नहीं निकाल लीजिएगा। 39 से बढ़ा टोटल 78 में गुना 100, 39 से 2 बार में और ये 50 बार में, 50%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये कितना आ जाएगा? सबका आ गया। चलिए बहुत अच्छा। ये आपका क्या दर्शाता है? ये आपस में समानुपात है। समानुपात का मतलब दो अनुपात आपस में बराबर बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 144 अनुपात बी का मतलब 144 बटे बी। समानुपात का मतलब बराबर, ये बी बटे में 36। आप बताइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। बी स्क्वायर, हमें बी का वैल्यू निकालना, बी स्क्वायर निकल रहा है तो अंडर रूट इधर चढ़ेगा, स्क्वायर हटाइएगा तो 144 गुना 36 है ना। तो ये आपका 144 का 12 और 36 का 6 कितना आ गया? कितना आसान तो है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब बताइएगा,
एक मिश्रण के 80 लीटर पानी मात्रा में दूध और पानी का अनुपात शुरुआत में जो है दूध यानी कि M और पानी W से डिनोट किए, ये अनुपात 3:1 में है, ठीक है। और टोटल मिश्रण कितना लीटर का? 80 लीटर का। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो, यानी कि बाद का अनुपात 2:3 करना है आपको, है ना, तो मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? तो आप बताइए कि मिश्रण में पानी मिला रहे हैं तो पानी का मात्रा बढ़ेगा, लेकिन दूध पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो दूध तो ज्यों का त्यों रहना चाहिए। तो लेकिन दूध यहां 3 है, यहां 2 है, इसको बराबर कीजिएगा, तो बराबर कीजिएगा तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से गुना कर दीजिए, तो दोनों 6 हो गया। तो इसमें भी 2 से और इसमें भी 3 से, यानी कि 2 से आपका 9 हो गया। यानी कि अनुपात में कितना बढ़ा रहे हैं आप, पानी कितना डाल रहे हैं? 2 से 9 हो गया तो 7 लीटर पानी डाले, 7 पानी डाले। अब देखिए एक्चुअल में मिश्रण कितना लीटर है शुरू में? 80 लीटर। तो आप बताइए कि ये आपका 6 है और ये आपका 2 है, तो अनुपात में टोटल कितना? 8। 8 यूनिट कितने के बराबर? 80 के बराबर। ये इसका कितना गुना? 10 गुना। ये 7 यूनिट भी अपना 10 गुना लेके आएगा। 70 आपका आंसर है। 70 लीटर पानी मिला दीजिएगा तो आपका अनुपात 2:3 हो जाएगा। हाँ, एग्जामिनर 20 दे भी दिया है ऑप्शन में, क्या इसलिए हड़बड़ाते का है, एकदम आराम से बनाया कीजिए। पानी मिला रहे हैं तो पानी बढ़ता, दूध मिलाते तो दूध बढ़ता। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, 12 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के, यहां पर सही कर लीजिएगा, शायद 3/5 के बराबर हो जाता है, यहां पर सही कर लीजिएगा, 3/5 के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? 12 वर्ष में, यानी कि टी आपको दिया हुआ है कितना? 12 वर्ष दिया हुआ है। प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के, यानी कि साधारण ब्याज का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? मूलधन से किया जा रहा है। कहता है 3/5, 3/5 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 अगर मूलधन है तो साधारण ब्याज कितना है? 3 है। ये तीनों चीज अगर आपको दिया हुआ है, दर नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100, यानी कि 3 गुने 100 बटा में मूलधन, मूलधन 5 गुना समय 12 हो गया। आप बताइए कि ये 5 से 20 बार में, ये 4 × 12, 4 × 5 = 20, 3 से 3 कट गया, 5% का रेट। ऑप्शन नंबर बी। तो उसका रिवीजन नहीं किए होइएगा, एकदम ऐसा कोई थ्योरम है ही नहीं कि जो आपको बढ़ाया नहीं गया हो। क्या जी? इतना डिटेल में एकदम बताए हैं, उतना डिटेल में कहीं आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, बीच में से आए हैं तो तब क्या दिक्कत तो थोड़ा होगा, कोई बात नहीं, यहां पर हो जाएगा रिवीजन, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। अब देखिए, सियाई की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि 10 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह राशि स्वयं का 9 गुना होगी, है ना। तो आप बताइए कि 3 गुना का मतलब क्या हुआ? 3 गुना बोल रहा है, 3 गुना बोल रहा है, तो यानी कि 3 का पावर 1 इसको लिख सकते हैं ना। ये 3 गुना कितने वर्ष में? यानी कि पावर 1 आने के लिए आपको 10 वर्ष लग गया। पावर 1 लाने के लिए आपको कितना साल लग गया? 10 साल लग गया। आपको करना कितना है राशि? 9 गुना।
9 गुना को अगर 3 के बेस में लिखिए तो 3 का स्क्वायर लिखिएगा। तो एक पावर लाने में आपको 10 वर्ष लगा, तो 2 पावर लाने में कितना साल लगेगा? 20 वर्ष लगेगा कि नहीं जी? है ना? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। हड़बड़ाना एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना? काहे कि यही आदत आप कैरी कीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, है ना? चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और इफिशियंसी का बात किया है कि बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। तो 25% अधिक का मतलब कितना जी? 1/4। देखिए किसका कंपैरिजन किससे हुआ है? ए से हुआ है, तो जिससे कंपैरिजन वह नीचे वाला। 4 का 25% आपका, यानी 1 ज्यादा है, 5 हो गया, यानी कि नीचे कौन है? ए है। तो ए से ज्यादा है 25% बी, तो यानी कि ए और बी का रेशियो कितना हो गया? 4 और 5 का रेशियो हो गया। ये कैपेसिटी का रेशियो है, कार्य करने की क्षमता का रेशियो। आप बताइए कि दोनों का कैपेसिटी मिलाकर कितना है? 9, और दोनों मिलकर कितना दिन में कार्य करता है? 8 दिन में। तो दोनों के द्वारा टोटल वर्क नहीं निकल जाएगा। लिया गया समय गुना टोटल इफिशियंसी, तो 8 गुने 9 72। आपसे पूछा है ए अकेला उसे कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो ए के बारे में पूछा है, तो टोटल वर्क निकल के आ गया 72, और ए का एफिशिएंसी कितना? 4, तो कितना दिन हो गया? 18 दिन, है ना? ऑप्शन नंबर बी। आज तो आप सबको रफ पेपर भी मिल गया होगा क्या? चलिए नेक्स्ट करेंगे। चलिए, एक टैंक में ए और बी 2 इनलेट है। ठीक है, मतलब जो पानी भर सकता है। ए और बी इनलेट मतलब क्या? कि जो पानी भरता है इसे 13 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि ए 13 घंटे में अकेला, अब बी अकेला 20 घंटे में भर सकता है। एक आउटलेट भी है जो कि पानी को बाहर निकालता होगा। आउटलेट का मतलब क्या? पानी बाहर निकालता होगा। टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि सी जो है टंकी को खाली करने वाला है। कितने घंटे में? 12 घंटे में। यदि टैंक खाली हो तो ए, बी और सी एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, यह पूछा है। तो पहले तो यहां से एलसीएम निकाल के टैंक का क्षमता निकाल लीजिए। 13, 20, 12 का एलसीएम 780, 780, 780। ठीक है, आप बताइए ए का भरने का क्षमता कितना? 60। बी का भरने का क्षमता कितना? बी का 40 है। 2 तिहाई 6, 2 9 18, 39 है। और सी तो निकालने वाला काम करेगा, तो इसका निकालने का क्षमता कितना? बरछा के 72, और ये कितना हो जाएगा जी? बरछा के 72, 6 12 पंचे 60, यानी कि 65 के क्षमता से वह निकासी कर देगा। तो ये दोनों मिलकर तो जितना देर में 60 + 39, 60 + 39 99 भरेगा, लेकिन सी जो है 65 खाली कर देगा ना। तो यानी कि
आपसे पूछा है टैंक कितने समय में भर जाएगा, तो ये आप बताइए 99 माइनस 65 तो कितना हो गया 34। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो क्या कीजिएगा, आप देखिएगा 1 मिनट, ये क्या है, ये आपका तीनों का मिलाकर इफिशियंसी हुआ ना, तीनों का मिलाकर ये इफिशियंसी हुआ, यानी कि तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में 34 भरेगा ये सब। तो पूरा भरने में कितना लगेगा 780 या बटे में 34। तो यह आप कर लीजिए ना, कटेगा नहीं कटेगा, 2 से 17 बार में, और 2 तिहाई 6, 1 2 नमा 18 0, तो 17 दूना 34, अब 5, 17 दूना 34, 16 बटे 17। नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी एक को सही कर लीजिएगा, है ना। जो भी है सुधार कर लीजिए, 27 हम नहीं बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिए रवि शहर ए से बी की ओर जा रहा है। यदि रवि अपनी कार को सामान्य चाल की 2/5 चाल से, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सामान्य चाल रियल चाल जो है अगर 5 है तो वह उसका घटा हुआ चाल रिड्यूस चाल से आपका कितना से चल रहा है, 2 से चल रहा है। ये आपका स्पीड का रेशियो हो गया, है ना। वह शहर बी तक 30 मिनट के देरी से पहुंचता है। क्यों देरी से पहुंचा, क्योंकि वह अपने सामान्य चाल के 2/5 चाल से ही चल रहा है, यानी कि उसको 5 के चाल से चलना चाहिए था, तो वह अपने घटे हुए चाल 2 की चाल से चल रहा है। आप बताइए ना कि अगर आपका स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, समय समान, अगर आपका दूरी सेम हो तो इसका उल्टा होता है समय का रेशियो। दूरी तो उतना ही जाएगा, कितना भी चाल से चलिए आपको दूरी तो ए से बी तक ही जाना है। तो आप बताइए समय का रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 और 5 का, यानी कि रियल चाल 5 से चलेगा तो यह 2 में पहुंचेगा, और घटा हुआ चाल 2 से चलेगा तो यह 5 में पहुंचेगा। उसको एक्चुअल में 2 में पहुंचना चाहिए था लेकिन 5 में पहुंचा, तो कितना लेट से पहुंचा, 3 के लेट से। जबकि सवाल में दिया हुआ है कितना मिनट लेट से, 30 मिनट। 3 यूनिट कितने के बराबर, ये इसका कितना गुना। आपसे क्या पूछा है, ए से बी तक पहुंचने का कितना समय लगेगा, यानी कि सामान्य समय पूछा है। तो सामान्य समय 2 था, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिए आप p का वैल्यू आपको 5 माइनस 2√6 दिया हुआ है, तो आपसे पी स्क्वायर प्लस 1/p² का मान है। ध्यान से देखिएगा, अगर p का वैल्यू आपको 5 माइनस 2√6 है तो क्या ये मल्टीपल इनवर्स में है। मल्टीपल इनवर्स का मतलब क्या होता है कि दोनों पद के स्क्वायर का अंतर 1 होना चाहिए।
तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और 2√6 का स्क्वायर कितना 24। तो अगर आपका स्क्वायर का अंतर अगर 1 है तो p प्लस 1/p डायरेक्ट आपका वैल्यू आ जाएगा पहले का 2 गुना, यानी कि 10, पहले का 2 गुना। तो आपसे यह दे दिया p प्लस 1/p अब 10 का है, तो p प्लस p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस 1/p का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना हो गया 98 हो गया। कितना आसानी से बन गया। ये मल्टीपल इनवर्स आपको अलजेब्रा में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। यदि आपके दो पद के स्क्वायर का अंतर 1 हो तो हमेशा हमेशा पहला पद का 2 गुना जो होगा वह p प्लस 1/p का वैल्यू होगा। अगर आपका अंतर 1 हो और आपसे पूछ दे p माइनस 1/p तो यह दूसरे पद का 2 गुना होगा, तो यह कितना हो जाएगा 4√6। यह चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। बड़ा वाला पद में 2 गुना हो जाएगा प्लस में, छोटा वाला पद माइनस में 2 गुना होके आ जाएगा। ये कब लगाइएगा, जब दोनों पद के स्क्वायर का अंतर 1 हो तब, है ना। इसको मल्टीपल इनवर्स बोलते हैं। नेक्स्ट किया जाए। अब देखिए सवाल आपका ज्योमेट्री से है कि त्रिभुज एक MNO है जिसमें कोण N बराबर कोण O है, एंगल N और एंगल O आपका बराबर है। ये एक त्रिभुज बना दीजिए MNO जिसमें एंगल N और एंगल O क्या है आपस में बराबर है। अगर दो कोण आपस में बराबर है तो उसके आमने सामने का भुजा भी बराबर है, तो यानी कि यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर है। क्या बोला NO बराबर 12 है, NO यानी कि यहां से यहां तक आपका क्या है 12 है। MO क्या है आपका, ये 10 है। तो MP शीर्षलंब हो, यानी कि M से P तक एक शीर्षलंब खींचा गया, यानी परपेंडिकुलर खींचा गया, तो MP की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप पहले यह पता होना चाहिए कि अब कभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाले भुजा पर लंब डालेंगे तो वो एंगल बाइसेक्टर होता है, और एंगल बाइसेक्टर सामने वाले भुजा को 2 बराबर भाग में बांटती है। तो ये टोटल का टोटल 12 है, तो आप बताइए ये भी 6 और ये भी 6 होगा कि नहीं। तो आपका यह अगर 10 है तो यह भी 10 है। तो MP का वैल्यू पूछा है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल एक MNP आपको दिख रहा है, तो यह आपका ट्रिपलेट अगर 3 4 5 का आपका बनता है ट्रिपलेट, तो 3 का अगर 2 गुना आप लिए हैं तो 6, और 5 का 2 गुना लिए हैं तो 10, 6 10 आ गया तो 4 बचा, तो इसका 2 गुना ले लीजिए, 8 ही तो आया, यही तो आपसे पूछा है, तो इसमें कहां दिक्कत है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो वो अगर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो वो एंगल बाइसेक्टर होगा ही होगा, और होगा तो सामने वाले भुजा को 2 बराबर भाग में बांटेगा ही बांटेगा, बस। नहीं वो चीज नहीं है यहां पर, सीधे ये समकोण त्रिभुज बनेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, है ना।
तो थोड़ा सा डीप से क्वेश्चन था, लेकिन अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आप पूरी तरह से जानते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए, दिए गए वृत्त में ए बी, व्यास ए बी है, यह आपका वृत्त है, वृत्त का व्यास ए बी है, यह एक आपका ए बी है व्यास, ठीक है। को बढ़ी हुई जीवा, ये एक जीवा है, यानी कि ये आपका कोड है, ये सी डी, ठीक है। सी डी से बिंदु पी पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। जीवा को, सी डी को बढ़ा दिए कहां तक? बिंदु पी तक बढ़ा दिए, ठीक है, बिंदु पी तक बढ़ा दिए। यदि एपी और सीडी और डीपी रेखाखंड की लंबाई क्रमशः 18, एपी टोटल 18 है, यानी कि यहां से यहां तक आपका कितना है? एपी 18 है, ठीक है। सीडी, सीडी कहां से कहां तक हुआ? यहां से यहां तक आपका कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। और आपका ये कितना है? ये किसका लंबाई है? डीपी का लंबाई, यानी कि यह वाला लंबाई आपको कितना दिया हुआ है? डीपी आपको दिया हुआ है कितना? 9। तो आपसे वृत्त का त्रिज्या पूछा है। अगर हमें ए बी पता चल जाए तो ए बी आपका वृत्त का व्यास है और उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, है ना। तो यहां से एक वृत्त में थ्योरम आपको पता होना चाहिए कि ये व्यास अगर किसी बिंदु तक बढ़ाया गया और एक कोड को भी आगे बढ़ा दिए उस बिंदु तक, तो आपका एक फॉर्मूला होता है एपी इंटू पीबी बराबर सीपी इंटू ये छोटा वाला पार्ट डीपी। आप बताइए एपी यहां पर कितना दिया हुआ है? 18। पीबी आपको कितना दिया हुआ है? पीबी आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन एपी अगर 18 है और बीपी आपको नहीं दिया हुआ है, चलिए पीबी निकालिए यहां से। और सीपी आपका बताइए, तो ये आपका 3 है और ये आपका 9 है, तो टोटल कितना हो गया? 12 हो गया। और डीपी आपका कितना है? 9 हो गया। बरनमा 78 से 108 उधर हो गया, 18 से 6 बार में कट जाएगा, यानी कि पीबी का वैल्यू कितना आ गया? 6। आप बताइए एपी को आप लिख सकते, एपी यहां से यहां तक पूरा कितना है? 18 है। और पीबी आपका निकल के कितना आया? 6। तो एबी नहीं निकल गया यहां से, 18 में से 6 गया तो 12। तो एबी 12 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 12/2, यानी कि 6 आ गया। तो कहां दिक्कत है आपको? ऑप्शन नंबर डी। थ्योरम याद है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान से देखिएगा, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% का कमी किया जाए और इसकी ऊंचाई, आपको क्या बोले थे, इसको सही कर लेने, 125% का वृद्धि किया जाता है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, यह आपसे पूछा है। पहले तो आप कोई बेलन लीजिएगा तो उसमें त्रिज्या होगा और उसका ऊंचाई होगा। त्रिज्या अगर 20% से बढ़ रहा है तो 20% का मतलब कितना जी? बढ़ रहा है, तो यानी कि 1/5, यानी कि शुरू
20% कम हो रहा है, तो कम कर दीजिए। 5 से कितना हो गया? 4 हो गया। आप बताइए, हाइट में 125% का वृद्धि हुआ, तो 125 का मतलब क्या हो गया? 25 पच्चे 125, 25 चौके 100, है ना? यानी कि पहले 4 था तो अब बढ़कर कितना हो गया होगा? 9 ना, है ना? तो 4 से 9 हो गया। तो वॉल्यूम का जैसे बात कीजिएगा, आयतन का बात कीजिएगा, तो आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आपका कांस्टेंट है, इसलिए आपका वॉल्यूम जो है आर और एच पर डिपेंड करेगा। तो आर का स्क्वायर कितना जी? 5 का स्क्वायर 25, 25 गुने 4 100। आप बताइए एच में देखिएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 नमा 44। आप बताइए 100 में 44 बढ़ रहा है कि नहीं? यानी कि 44% से बढ़ा। ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसा सब सवाल हम लोग मेंसुरेशन में भी किए हैं और परसेंटेज में भी किए हैं। चलिए नेक्स्ट करेंगे, लास्ट सवाल है। देखिएगा टोटल आप सबको क्लियर दिख रहा है क्या? देखिएगा शिक्षा पर टोटल 300, कला पर 1200, कानून पर 450, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स पे 650 और विज्ञान पर 1000 है। तो आपसे क्या बोला है कि सवाल पूछा है कुल छात्र का कितना भाग कला संकाय में दाखिल लिया? तो पहले तो कुल छात्र बोलिए कितना है? 1200, 300, 1500, 1500, 450, 1950, 50, 2000, 2600, एक 2700 कुल छात्र है। और 2700 का कितना भाग किसके बारे में पूछा है? कला संकाय के बारे में। तो कला वाला कौन सा है? कला वाला 1200 है, तो 1200 ले लीजिए। 2700 में 1200 स्टूडेंट कला संकाय में है, तो यहां से ये 0 0 कट गया। जोड़िए तो। अच्छा, 12 3 15 और 15 4 19, 1 20 6 26, 27,000 होगा ना? 3600 हुआ। 1200 ये कितना? 300, 1500 ये कितना? 450, 1950 और ये कितना? 1950, तो 2600 ये हो गया। 2600 और 1000, अच्छा हाँ 3600 हो गया। टोटल कितना हो गया? 3600 हो गया। ठीक है, तो टोटल हो गया आपका 3600। और यह कितना आपका कला में कितना है? 1200, तो 2 0 कट गया। 12 एकम 12, 12 आई 36, यानी कि 1/3। तो कभी भी ग्राफ या आपका इस तरह का चार्ट का सवाल रहे तो छोड़िएगा मत, बहुत आसान होता है। कोशिश करेंगे कि हर टेस्ट में आपका 1 से 2 सवाल 3 सवाल रहे इस पे। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट टेस्ट आपका कल होगा।